क्लास लेंगे। क्लास शुरू हो गई। सर आ गए? मैं आ गया वापस, मेरी बुराइयां ना करो। नहीं सर, बुराइयां नहीं कर रहे थे। और नहीं नहीं भाई, बुराइयां करो, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं। अच्छा, असल में वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जो वो कहते हैं ना, दाग नहीं तो सीखना नहीं। ठीक है, बिल्कुल सर। तो जब तक इंसान को, आपको पता है एफसीपीएस में एक हमारा और भी होता है टारगेट ना, कि हमें जिंदगी में बेइज्जती प्रूफ बनाते हैं एफसीपीएस। क्योंकि एफसीपीएस में इतनी बेइज्जती हो जाती है अपने जूनियर्स। कई मेरा मेरा जब एफसीपीएस पास हुआ था, तो मेरे साथ मेरा जूनियर मेरे साथ पास हुआ था। वो मेरा दोस्त भी है, लेकिन वो मेरा है, वो मेरे साथ उसने हाउस जॉब की हुई। और एक्चुअली वो हम, मेरा भी जमील का भी, हम दोनों का उस्ताद है वो। ठीक है, वो हमारा उस्ताद हमारे काबू नहीं आता। किसी दिन आएगा काबू, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग उसके आगे कुछ भी नहीं है। बेसिक साइंसेज में जिस तरह कल मैं, हाँ मैं यहाँ पे एकदम से, मैं क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो गए थोड़ा सा, मैं दोबारा से मैं बताना चाहूँगा। किसी ने मुझसे कैथेटर माउंट का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, डॉक्टर शाइस्ता ने पूछा था। तो कैथेटर माउंट का से इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बहरहाल वो डेड स्पेस में इजाफा करेगी। उसमें कॉन्सेप्ट ये है, ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने सलमान से पूछ के क्लियर किया था। आप मुझे ये बताइए कि जो सर्किट होता है वो क्यों नहीं डेड स्पेस होता? जो वाई कनेक्टर होता है, वाई कनेक्टर के आगे जो होता है वो क्यों डेड स्पेस होता है? सर अगर फ्लो आगे पीछे दोनों एक ही सर्किट में जा रहा हो ना, इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी से, वो डेड स्पेस नहीं होता। लेकिन बाय कनेक्टर के आगे क्योंकि सर दोनों एक ही वो मिक्स हो जाता है ना, तो सर इसलिए वो डेड स्पेस में काउंट होता है। हाँ, तो कैथेटर माउंट भी डेड स्पेस में काउंट होगा, लेकिन वो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता। आप उसको कह सकते हैं कि इट इज पार्ट ऑफ डेड स्पेस। ठीक है, तो ये है। तो हम कहाँ पर थे? हम थे स्ट्राइडर पे। सर दिशान, ये बहुत से लोग गलती करते हैं। मुझे एक बात बतानी सर, आप अगर टाइडल वॉल्यूम जो ना किसी पेशेंट को देते होते हैं, तो इसमें प्लस 150 ऐड करते हैं या नहीं करते सर? नहीं, आपने एक्सपिरेटरी वॉल्यूम को देखना होता है ना। जो एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, आप क्या कहना चाह रहे हैं? फॉर एग्जांपल सर, मैंने एक पेशेंट का वो है, पेशेंट के वेट है सर 50 kg। ठीक है सर, अब 50 kg में मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 850 सर, मतलब 400। तो प्लस जो है ना 150 ऐड करूंगा या सिर्फ 40 होगा? नहीं, देखिए मेरी बात सुने। जो एल्वुलर जो आप ये देते हैं ना, ये टाइडल वॉल्यूम, मतलब आपका मैं सवाल समझ गया हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एल्वुलर वेंटिलेशन आपको देखनी चाहिए। तो एल्वुलर वेंटिलेशन तो वैसे भी कम होती है टाइडल वॉल्यूम की निस्बत, तो एल्वुलर वेंटिलेशन भी तो कम होती है ना। तो आपने एक एडिक्वेट एल्वुलर वेंटिलेशन को टारगेट करना होता है। सर मैं फिर नहीं समझा सर। देखें, मैं जमील आप समझाओ। मैं शायद अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। देखें, बात ये होती है कि नॉर्मल वे में भी हम लोग एल्वुलर वेंटिलेशन को हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो एल्वुलर वेंटिलेशन को ही हम देखते हैं कि एल्वुलर वेंटिलेशन एडिक्वेट है या नहीं। एम राइट? यस। और सारे पैरामीटर देखेंगे ना जब आप टाइडल वॉल्यूम सेट करते हैं ना, तो उसमें अगर आपके पास अच्छा मॉनिटर है जो उनके अनटाइडल बता रही है सारी चीज़ें, ठीक है, तो उसके मुताबिक आप करेंगे। रेस्पिरेटरी रेट, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, और पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर, इन सब को जो है ना मद्देनजर रख के फिर उसका आप मिनट वेंटिलेशन हर चीज़ करके, तो फिर आपने जो है ना करना। ज़रूरी नहीं कि आपने 8 ml पर kg के आपने रख दिया है और उसके बावजूद भी जो है ना जमील भाई कुछ लोगों ने कसम खाई हुई है कि उन्होंने मतलब 300 से आगे नहीं बढ़ना। ठीक है सर, तो वो जो पेशेंट के ऊपर स्वेट कर रहा होता है सर। देखें, ये तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते जो है ना, कि अगर ये है कि डेफिनेटली इसकी आप माशाल्लाह जो ना अपने सारी जो है ना चीजें पढ़ी हुई है। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। ठीक भाई, आप इस क्वेश्चन ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया में है। क्लिनिकली आपसे एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा, इसलिए आप छोड़ दें। आपको तो खींच के मैंने बाहर लाना है। आप इस तरह के क्वेश्चन में अपना टाइम ना जाया कीजिए। आप इतना ज़हन में रखें कि आप जब भी वेंटिलेट करते हैं
So there are certain parameters you are following. If end tidal CO2 is you are achieving is acceptable, if oxygenation is acceptable, you don't want a specific tidal volume. ठीक है, अगर आप उसको डेड स्पेस वेंटिलेशन करेंगे तो थोड़ी देर के बाद एंड टाइडल CO2 बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसकी ऑक्सीजनेशन खराब होनी शुरू हो जाएगी, उसके एयरवे प्रेशर्स पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा. तो एक्चुअली दैट्स व्हाई इफ समवन आस्क यू, तो प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन इज अ बेटर आंसर, जिसके अंदर आपकी सारी चीजें ओवरकम हो जाती है. ठीक है, और जैसे छोटे बच्चे भी हैं, तो छोटे बच्चे में भी अगर आपका कहने का मकसद ये है कि हम उसको माइनस इस तरह कोई नहीं करता. ठीक है ना, अगर आप छोटे बच्चों में भी अगर आप कहते हैं तो आपका वेंटिलेशन का या ऑक्सीजनेशन का एंड रिजल्ट क्या होगा? वेंटिलेशन या ऑक्सीजनेशन का एंड रिजल्ट होगा आपका ऑक्सीजनेशन की फॉर्म में आप उसकी PaO2 देखेंगे. आप इसका एग्जैक्ट अगर आंसर चाहते हैं ना, तो PaO2 आप देखेंगे. अगर उसकी PaO2 ठीक है, अगर उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, अगर उसकी PaCO2 ठीक है, अगर उसकी एंड टाइडल CO2 ठीक है, अब आपने कोई वहां पे सर्टिफिकेट देना है कि मैं इसको इतना टाइडल वॉल्यूम दे रहा हूं. यू अंडरस्टैंड माई आंसर? अतीक भाई आप समझ आ गए आंसर? तो ये थ्योरेटिकल ये कॉन्सेप्ट है कि जो आप टाइडल वॉल्यूम देते हैं उसमें से डेड स्पेस को आपने माइनस करना होता है. ठीक है, दैट प्रोपोर्शन इज सिग्निफिकेंट इन द वे कि अगर आपने उसको मिनट वेंटिलेशन को यूजुअली हम फोकस करते हैं, लेकिन हमने मिनट वेंटिलेशन को इस हद तक नहीं लेके जाना कि जितना ज्यादा आप रेट रखेंगे उतना ज्यादा आप डेड स्पेस दे रहे होंगे. ठीक है, जैसे अगर 400 का टाइडल वॉल्यूम है और 10 का रेस्पिरेटरी रेट है, ठीक है, तो मिनट वेंटिलेशन कितनी हुई? 4 लीटर्स. ठीक है, अब इसके अंदर अगर 150 आप निकाल दें मिसाल के तौर पे, अब आपने रेस्पिरेटरी रेट डबल कर दिया, टाइडल वॉल्यूम को आधा कर दिया, तो इसका बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा. तो मिनट वेंटिलेशन तो बराबर रहेगी, लेकिन क्योंकि आपने रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा दिया है, तो फॉर हर रेस्पिरेटरी ब्रेथ के अंदर डेड स्पेस जा रहा होगा, तो डेड स्पेस बढ़ जाएगी, उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा. तो ये इसका कॉन्सेप्ट है. तो आप ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखें और मेरा ख्याल है कि इसमें आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, तो वो वापस आए स्ट्राइडर पे. स्ट्राइडर को कैसे मैनेज करते हैं? स्ट्राइडर के जो यहाँ जो उस टाइम पे जब डिस्कनेक्ट हुआ था ना, तो मैं बता ये रहा था कि एक ग्रुप का स्कोर होता है. ठीक है, ग्रुप का एक स्कोर होता है. तो मतलब लाइक ये कि इसका एग्जैक्टली पैरामीटर्स और नंबर्स और वो ना भी आपको याद रहे ना, तो इतनी आप ध्यान में रखें कि ब्रेथ उसके अंदर जो चीज देख रहे होते हैं ना, वो होती है ब्रेथ साउंड्स. ठीक है, एक उसके अंदर स्ट्राइडर, ठीक है, और कफ, ये 5 चीजें हैं इसके अंदर. ब्रेथ साउंड्स, स्ट्राइडर, कफ और जो है ना मतलब बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन का साइन, उसके अंदर आपकी सुप्रास्टर्नल रिसेशन या नेजल फ्लेयरिंग, और 5वीं चीज होती है साइनोसिस. ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि ब्रेथ साउंड्स उसमें हार्श आ रही हैं. अब ये पता नहीं ये ब्रेथ साउंड्स को अलग क्यों रखा हुआ है इसने स्ट्राइडर से, लेकिन बहरहाल इसने अलग करके लिखा हुआ है. तो ये आप अगर आपको ये एग्जैक्टली इस तरह ना भी याद रहे ना, तो आप उसकी कफ, साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कफ साउंड के इंस्पिरेटरी है या एक्सपिरेटरी है या बाइफेजिक है, और उसके अंदर कफ कितनी सीवियर है और बार्किंग है या है, और साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी कि साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. तो उसके अंदर वो नेजल, उससे जरिए आपको सिवियरिटी का पता लगेगा कि कितनी ज्यादा, क्योंकि क्रू बहुत माइल्ड भी हो सकती है और क्रू बहुत ज्यादा सीवियर भी हो सकती है. तो आपको कोई तरीका होना चाहिए ना कि जिससे आप उसकी सीवियरिटी को कहें कि ये बहुत सीवियर स्ट्राइडर है और एक ये बहुत माइल्ड स्ट्राइडर है. तो उसको करने के लिए आपका स्कोर होता है ये. ठीक है, अच्छा, इसकी जो ट्रीटमेंट में क्या कुछ होता है? इसकी ट्रीटमेंट में आपका अगर एक पेशेंट को हो रहा है, स्ट्राइडर हो रहा है, तो पहले तो आपने उसको इवैल्यूएट करना है कि आपकी क्या अप्रोच होगी. जी अतीक भाई, अगर स्ट्राइडर हो रहा है सर, इसको सबसे पहले सर हम एक तो इसको मॉनिटर लगाएंगे. इसके अलावा सर वी विल गो फ्रॉम ABC अप्रोच. इसको सर वो करेंगे, और सर इस पेशेंट को सर रेसिमिकेफिनेफ्रिन देंगे, नेबुलाइज करेंगे सर इस पेशेंट को. यहाँ पे एक चीज आप मिस कर रहे हैं, जो आपको लोगों को मैंने इमरजेंसी के सिनेरियो के लिए जो बात बताई है, इसके अंदर आप चीज मिस कर रहे हैं. वी विल गो एवल्यूएशन साइड बाय साइड सर. हाँ जी, रिससिटेशन, इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट विल गो साइड बाय साइड.
तो इसके अंदर आपने सिनेरियो देखना होगा कि ये क्या सिनेरियो है, क्या ये पेशेंट इमरजेंसी में प्रेजेंट किया है या ये पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव है। पोस्ट ऑपरेटिव भी तो स्ट्राइडर होता है ना, तो पोस्ट ऑपरेटिव स्ट्राइडर है अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक सर्जरी है जिसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव स्ट्राइडर हो सकता है, जैसे थायराइड सर्जरी है, तो थायराइड सर्जरी में रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसकी वजह से भी स्ट्राइडर हो सकता है। उसके अंदर ट्रेकियोमलेशिया होगा तो उसकी वजह से भी स्ट्राइडर हो सकता है। अगर उसके अंदर हिमाटोमा हो गया और कंप्रेशन हो रही है तो उसकी वजह से भी स्ट्राइडर हो सकता है। ठीक है, तो ये है। इंट्यूबेशन, बच्चों की इंट्यूबेशन की वजह से भी हो सकता है सर, बच्चों में जो इंट्यूबेशन करते हैं जी। ठीक है, तो उसके बाद आपने उसकी वैल्यूएशन 100% ऑक्सीजन, और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, आप उसकी सिवियरिटी को असेस करेंगे कि उसकी कितनी सिवियरिटी है, कोई पॉसिबल कॉज है, और उसके बाद आप नेक्स्ट में क्या करेंगे इसको सर। एक तो वी विल एवेल्युएट कि अब आपका रेसिमिक एपिनेफ्रीन आएगा, ऐसे रेफरेफ्रीन स्टेरॉइड भी देंगे। इसके अलावा सर हम इसको ऑक्सीजन जो ना टाइट फिटिंग मास्क के साथ भी देंगे पीपीवी करके, ताकि पेशेंट का अगर वो नेगेटिव इंस्पिरेटरी वो है तो वो भी मतलब इसके वोकल कॉर्ड्स वगैरह खुल जाएं, और अगर सिक्रीशंस वगैरह हम इसको ग्लाइकोपरलेट वगैरह भी दे सकते हैं सर। आप इसको वो देना चाह रहे हैं, आप इसको सीपैप देना चाह रहे हैं? जी सीपैप देना चाह रहा हूँ सर। अच्छा, उसके बाद अब आपने टर्बुलेंट फ्लो को लैमिनर करने के लिए क्या दे सकते हैं आप? इसको सर हम इसको टर्बुलेंट फ्लो करने के लिए सर इसको एक तो मैंने बताया इसको सिक्रीशंस को कर लेंगे इसको, इसके अलावा सर हेलियम दे सकते हैं, हेलियोक्स। तो हेलियोक्स का डिसएडवांटेज क्या होता है सर? उसके साथ ऑक्सीजनेशन कॉम्प्रोमाइज होती है, मतलब आप ज्यादा हाई FiO2 अगर आपको रिक्वायर्ड हो रहा है तो आप हाई FiO2 नहीं दे सकते। ठीक है, तो जो भी आपने जो भी चीज होती है आप उसके अंदर रिस्क वर्सेस बेनिफिट देख के करते हैं। ठीक है, और आप बाकी चीजों को भी देख रहे होते हैं। अगर इसके अंदर कोई मतलब लाइक कि आपने स्टीरॉइड दिया है, आपने नेबुलाइजेशन की है, आपने देखा कि उसकी हिस्ट्री में क्या चीज आ रही है, अगर कोई एयरवे है तो एयरवे मैनेजमेंट, सॉरी फॉरेन बॉडी है तो फॉरेन बॉडी की तरफ चले जाएंगे। अगर कोई पोस्ट ऑपरेटिव आपको आइडिया है कि ट्यूब उसकी इंट्यूबेशन का रिकॉर्ड देखेंगे, अगर पोस्ट ऑपरेटिव है तो देखेंगे कि क्या उसको किस साइज की ट्यूब डली थी और उसमें कोई इंट्यूबेशन में प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी। ठीक है, या उसकी कोई ऐसी सर्जरी है या उसकी कोई ऐसी हिस्ट्री है, तो आप अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, और आप मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जैसे जमील ने लिखा है, ENT की कंसल्टेशन होगी, क्योंकि अगर ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, जहां पर भी ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ जाए ना, तो आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़हन में रखें कि आपने एक इंट्यूबेशन का आपने ज़हन में रखना है और एक आपने ट्रेकियोस्टमी का ज़हन में रखना है। ये जितने भी है ना इनके अंदर आपने इवन फॉरेन बॉडी के अंदर भी ये ज़हन में रखें बात। फॉरेन बॉडी के आंसर अभी हम इसके फॉरेन बाद हम फॉरेन बॉडी करते हैं, फॉरेन बॉडी के अंदर भी यही बात है। ठीक है, तो जितने भी आएंगे ना क्वेश्चंस फॉरेन बॉडी के रेफरेंस से, सॉरी अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के रेफरेंस से, अब हम इस बातों को दोबारा से मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि पहला आपका कंसर्न होगा कि आपकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और उसकी जो एवेल्युएशन के जरिए आपको क्या पॉसिबल कॉज लग रहा है। जो भी मैनेजमेंट होगी उस पॉसिबल कॉज, पॉसिबल एज ग्रुप और जो उसके सिम्टम्स होंगे उसके मुताबिक होगा। अगर इन्फेक्टिव कॉज है तो आप एंटीबायोटिक या स्टीरॉयड या हेलियम, आपने बेसिकली आपने फ्लो को बेहतर करना है। जहाँ पे भी आपको डाउट है कि इसको ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से परमानेंट ब्लॉकेड हो सकता है तो आप इंटुबेशन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, एडीमा को कम करने के लिए आप जो है वो रेसिमिक एपिनेफ्रीन और डेंसिटी को, उसके फ्लो को लैमिनर करने के लिए ट्रीटमेंट भी करेंगे और सेप्सिस का ट्रीटमेंट भी करेंगे। ठीक है, अच्छा आप इसके अंदर हाँ स्टीरॉयड तो है ना, स्टीरॉयड देखें, स्टीरॉयड आपका इनहेलेशनल भी होगा और स्टीरॉयड आपका आईवी भी होगा। ज़हन में ये रखें बात कि आप इसके अंदर, हम लोगों ने स्टीरॉयड्स के अंदर ये डिस्कशन की थी कि आपको इसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देना है या मिनरलोकॉर्टिकॉइड देना है। सर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्यों नहीं देना? मेरे ख्याल में तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है सर, पता है तुक्का है। तुक्का क्यों है? ये आपका आंसर पक्का होना चाहिए। आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे चाहिए ना। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का आपने क्या करना है? इसलिए तो डेक्सामेथासोन देते हैं। डेक्सामेथासोन क्यों दिया जाता है? डेक्सामेथासोन क्यों इंट्राऑपरेटिवली यूज किया जाता है? उसका मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं, उसका मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी नहीं होती, इट्स प्योरली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा एक दो और कंडीशंस होती हैं, आपको नाम की हद तक पता होनी चाहिए, तकरीबन मैनेजमेंट सेम ही है। बैक्टीरियल ट्रिकियाटिस होता है, ठीक है, उसके अंदर भी जो ऑर्गेनिज्म है वो यही है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक। और फीचर्स तकरीबन उसके अंदर भी यही स्क्रू के फीचर्स होंगे, और इसका जो है ना वो कहते हैं कि इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। ये इसलिए ये आपसे आमतौर पे आप जहन में रखेंगे, आमतौर पे जो सवाल आएगा वो या एपिग्लोटाइटिस पे होगा या वो क्रू पे होगा, ठीक है। और जो एक और जो चीज होती है वो होती है कि वो क्या है आपका रिट्रोफ्रेंजियल एब्सेस क्या होती है, और रिट्रोफ्रेंजियल एब्सेस में क्या प्रॉब्लम होती है? सर इसमें रिट्रोफ्रेंजियल एब्सेस में सर पस की कलेक्शन होती है बिटवीन पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल और प्रीवर्टिब्रल फेशिया के दरमियान, तो जो कि साइनसेस के टीथ के और मिडल ईयर के दरमियान भी जा सकती है, और इसका ऑर्गेनिज्म सेम है जैसे स्टेफ ऑरियस है, और जो इसमें भी सर सेम बच्चों का लेस देन 6 ईयर्स होता है, और अडल्ट में भी हो सकती है सर ये। अच्छा, और एक क्विंसी क्या होती है? क्विंसी सर एक accumulation of the pus in the mouth, मतलब ये कि सर ये जो क्या कहें सर इसका, ये जो फेरिक्स के दरमियान सर ये मेरे ख्याल में वो होती है पस कलेक्शन ऑफ पस। ये भी उसी किस्म की ही चीज है, ये भी वही पेरिटॉन्सिलर एरिया, आप ये समझ लें अगर आपको भूल जाए कि फ्रेंजियल एरिया के अंदर टॉन्सिल्स के पास के एरिया के अंदर इन्फ्लेमेशन और एब्सेस बन जाती है, ठीक है, इसको क्विंसी कहते हैं। अच्छा। और ये सोर्स इसका साइनसिस भी हो सकता है या टीथ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, वही आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, सीवियर पेन होती है और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि जो अगर फ्रेंजियल एरिया भी अगर ब्लॉक हो जाएगा तो उसमें भी आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। अच्छा सर ये अगर सर सॉरी ये अच्छा सर ये सर जिशान अगर क्विंसी और कोई एनाफिलेक्टिक शॉक या एंजियोरेटिक एडीमा के अंदर अगर फर्क करना हो आपसे तो नहीं पूछेगा अतीक भाई, आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे रखना है, आपको नहीं। ठीक है सर, ठीक है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। आप जी डॉक्टर सौरभ आप कुछ नहीं, डॉक्टर सौरभ का माइक ऑन हुआ है। तो बेसिकली देखें, ये आप जहन में रखें कि इस किस्म की कोई भी सिनेरियो होगा ना, तो जब डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप बताएंगे ना, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर एंजियोएडीमा जो होगा उसके अंदर भी एयरवे का एडीमा हो सकता है, ठीक है, तो उसके अंदर भी इसी तरह के फीचर्स होंगे। तो ये आपका डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे प्री कंडीशन क्या चीज थी। अगर वो एक्यूट एनाफाइलैक्सिस के अंदर फीवर होगा, सर नहीं होगा इन्फेक्शन के नहीं होंगे ना उसमें फीचर्स। जो एनाफाइलैक्सिस होगा वो मोस्ट प्रोबेबली टू सम एजेंट होगा ना, जैसे अगर आपने कोई एनेस्थीसिया के दरमियान में या पहले बिल्कुल ठीक था, अब आप उसको इंटुबेट करने लगे और उस वक्त उसको कोई हो गया, या उसको कोई एंटीबायोटिक लगी है, या उसको कोई आपका जो पेरी ऑपरेटिव पीरियड के अंदर जो आपने जब बताने हैं ना, तो आप 2-3 ज़हन में रखें, भूलें कभी ना, ये एक ब्लड, एक एंटीबायोटिक, मसल रिलैक्सेंट और लेटेक्स, ठीक है, लेटेक्स, ये आप 4 एटलीस्ट आपके ज़हन। वैसे तो किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, लेकिन ये 4 आपने एटलीस्ट सबसे पहले बोलने हैं, उसके बाद आप जो मर्जी बोलें। ये 4 के अंदर तकरीबन आपकी सारी चीज़ें कवर होती है। जी डॉक्टर अस्मा। सर जरा ये काइंडली रिपीट करें, कौन सी 4 चीजें? जी अस्मा। सर वो कल सर मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो सर मैं बस थोड़ा सा सर इसी से रिलेटेड था सर, ये एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन के साथ। तो सर मैं ये टॉपिक आप डिस्कस करें सर। कल ये था कि सर नेफ्रेक्टमी में करा रही थी सर, लेटर पोजीशन थी पेशेंट की सर। आफ्टर 30 मिनट्स सर बाद मुझे ब्लड लगाना पड़ा सर। जब मैंने जैसे ही ब्लड लगाया सर 3 मिनट्स के बाद सर एकदम पेशेंट डिसैट हुआ है, उसकी सर सैचुरेशन एकदम 30
के अंदर गई है। और सर मैंने वो चेक भी किया कि शायद मेरा पल्स ऑक्सीमीटर हिल गया, लेकिन इट वाज कंफर्म कि वो सैचुरेशन डीसेट कर रहा था, पेशेंट साइनोज्ड हो रहा था। सर उसी तरह FiO2 इंक्रीज की, ब्लड फौरन हटाया, फिर मैंने सोलोकॉर्टिफ लगवाया, कॉल फॉर हेल्प की, और सर वो सारा सर विद इन 3-4 मिनट चूंकि पिक हो गया था, पेशेंट वापस रिकवर हुआ। तो सर मेरा ये ख्याल था जब हमारा केस डिस्कस हुआ, मैंने सर से कहा कि ये एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो सकता है ना, लेकिन सर एंड टाइडल फॉल नहीं हुई, पीक प्रेशर्स नहीं बढ़े, तो इसलिए मुझे था कि सर ट्यूब की किंकिंग नहीं हुई। लेकिन मेरे सीनियर से कह रहा था कि नहीं, ट्यूब जब क्योंकि लेटरल पोजीशन में था, ट्यूब आपकी शायद आगे चली गई है, तो जब सीनियर आगे ट्यूब थोड़ी सी पीछे की है तो वो इंप्रूव हुआ है। तो सर मुझे ये पूछना था कि सर क्या विद इन सेकंड सर ब्लड का एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो सकता है ना, क्योंकि मेरे सीनियर्स मुझे ये कह रहे थे कि नहीं एनाफिलैक्टिक रिएक्शन नहीं हो सकता। तो मेरा ये पॉइंट था। ब्लड प्रेशर कैसा था सर? हीमोडायनेमिक सर स्टेबल, क्योंकि पहले ही लो ब्लड प्रेशर पे वो चल रहा था, वो पेशेंट क्योंकि हाई रिस्क A से 4E था और ICU से आया हुआ था, पहले ही आइनोट्रोपिक सपोर्ट पर था। तो जब मैंने ब्लड लगाया तो सर तब ये इंसिडेंट हुआ। सोलोकॉर्टिफ के बाद जो पेशेंट इंप्रूव हुआ, आपने एपिनेफ्रिन नहीं दिया उसको? नहीं सर, एपिनेफ्रिन तक सर वो नहीं, वो उसकी सर आइनोट्रोपिक सपोर्ट चल रही थी, वो सिंगल आइनोट्रोपिक सपोर्ट वही कंटिन्यू थी। और सर इसीलिए तो सर हम ब्लड प्रेशर पे कमेंट नहीं कर सकते सर, एंड टाइडल फॉल नहीं हुआ उस तरह से, सर पीक प्रेशर्स नहीं बढ़े। तो मेरे सीनियर से कहना था कि नहीं, देखिए मेरी बात सुने, एंड टाइडल ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है या इसके अंदर एयरवे? एनाफिलैक्सिस के अंदर अगर एनाफिलैक्सिस होगा ना, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और एयरवे प्रेशर्स। देखिए एनाफिलैक्सिस, आप उसकी पैथोलॉजी की तरफ जाएं, एनाफिलैक्सिस में होता क्या है? सर सिंपैथेटिक रिस्पांस सर एकदम स्टिमुलेट होगा, और सर ब्लड प्रेशर्स वगैरह वो पीक प्रेशर सर रेज होने लग जाएंगे। सिंपैथेटिक रिस्पांस पहले होता है या कुछ और होता है? सिंपैथेटिक रिस्पांस तो एज अ रिजल्ट होता है सर। नहीं इन्फ्लेमेटरी चेस्ट साइलेंट हो जाएगी। नहीं एक सेकंड रिलैक्स। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं ना, बॉडी ने रिएक्ट किया, नाराज हो गई है बॉडी कि भाई ये क्या तुमने शामिल कर दिया मेरे जिस्म में, ठीक है? तो बॉडी नाराज होके ऐसे तबाही मचा देती है। हाइपोटेंशन होती है, वेसोडाइलेटेशन होती है, एक्स्ट्रावेगेशन ऑफ फ्लूइड होता है, वेसोडाइलेटेशन होती है। और सिंपैथेटिक, आप अगर देखें सिंपैथेटिक रिस्पांस खुद से ही हो रहा होता तो फिर आपको एपिनेफ्रिन देने की क्या जरूरत है? आप उसको एपिनेफ्रिन देते ही इसी वजह से हैं कि उस टाइम पे वेसोडाइलेटेशन जो सीवियर हो रही है, आप उस वेसोडाइलेशन को आपने कैसे काउंटर करना है? उस वेसोडाइलेटेशन को काउंटर करने के लिए अगर वो इतना सीवियर रिएक्शन हुआ होता ना, तो आपको एपिनेफ्रिन दिए बगैर ना ये ठीक होता, ठीक है? तो वो पेशेंट वैसे ही डिसैचुरेट सेपरेट चीज होगी और हाइपोटेंशन सेपरेट चीज होगी। हाँ एक बात, अच्छा अब हम ये बात करें कि उस टाइम पे क्या करना चाहिए अगर ब्लड लगाने के बाद इस किस्म की कोई चीज हो, तो यू विल सडनली स्टॉप द ब्लड, इमीडिएटली यू विल स्टॉप द ब्लड, ठीक है? क्योंकि जरूरी नहीं होता कि एनाफिलैक्सिस हो, माइनर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं उनकी वजह से ऐसी पिक्चर हो सकती है, ठीक है? ठीक सर। और अगर वो अगर उसको पहले ही मिसाल के तौर पे उसको पहले भी उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर मिली हुई है, तो हो सकता है कि उसके अंदर वो ट्रॉली जो ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी हो वो चल रही हो, और सैचुरेशन का उससे ताल्लुक हो, ठीक है? तो एक्चुअली मेडिसिन वो किताबें नहीं फॉलो करती, मेडिसिन में आपको हमेशा डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे ही चलना होता है, ठीक है ना? तो बेसिकली इसके अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे ही आप चलेंगे, ठीक है? तो ये हम लोगों ने अपर एयरवे से रिलेटेड बहुत आसान जो है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन बचपन से किए जा रहे हैं, वो कौन बताएगा? ये नादिर बताएगा। पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को एक्सट्यूबेट किया है और सडनली जो है ना वो पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग शुरू हो गई है और पेशेंट की सैचुरेशन कम हो रही है, ब्लू हो रहा है। व्हाट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस? सर फ्रिक्शन हो सकती है अपर एयरवे की ड्यू टू सेक्रीशन, ओके, और कोलैप्स हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ड्यू टू ओपियाइड। एक्सट्यूबेट की बात की है ना, एक्सट्यूबेट आपने किया इसके फौरन बाद हुआ है, तो आपने एक सेक्रीशंस बता दी हैं और लेरिंगोस्पैज्म। जी सर। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे सर? एवेलुएट करेंगे। अगर लेरिंगोस्पैज्म कंफर्म हो गया है तो सर दोबारा उसको कोशिश करेंगे कि इनहेलेशन दें। ऐसे ना करें। सबसे पहला स्टेप क्या होता है ऐसी कोई इमरजेंसी में? क्या मैंने आपको बताया है सर? कॉल फॉर हेल्प करेंगे। हाँ, और उसके बाद एयरवे ब्रीदिंग और फ्लूएशन मेंटेन करें।
एक मिनट, सॉरी ये म्यूट हो गया है, तो बोलो नादिर, आपने जवाब देना है, ये अनम्यूट कर लो। नादिर आप म्यूट हो गए हो, म्यूट कर लो। सर कॉल फॉर हेल्प करेंगे और एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन मेंटेन करते हुए एवेलुएट कैसे? करते नहीं रहेंगे। कैसे करेंगे? देखिए ना, आपने सीपैप देना है ना, लेरिंगोस्पैज्म हो गया ना, लेरिंग्स एकदम से लेरेंजियल मसल। लेरिंगोस्पैज्म क्या होता है? व्हाट इज लेरिंगोस्पैज्म? स्पाज्म सर हो जाता है ना लेरिंक्स मसल का, जितने भी है लेरेंजियल मसल्स का स्पैज्म हो जाता है, जिसकी वजह से, जिसकी एज अ रिजल्ट ऑफ एनी स्टिमुलस सेक्रेशन, ब्लड एस्पिरेशन, व्हाटएवर, ठीक है, इन इनएडिक्वेट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया, ठीक है, एयरवे मैनिपुलेशन, आपने एक्सट्यूबेशन के फौरन बाद हो सकता है। अब आप सबसे पहले आपका पर्पस क्या होगा? जैसे अतीक भाई ने बताया था कि स्ट्राइडर में वो टी पीस लगा के और उसको जो है वो सी पैप दे देते हैं, ठीक है। वो सी पैप देने का मकसद ये होता है कि प्रेशर दे के आप धक्का दे के खोल दें वो रास्ता। राइट जी। अगर आपने धक्का दे के खोला है, नहीं काम हुआ, तो आप थोड़ा सा उसको चपेट मार दें, थोड़ा सा उसको सेडेट कर दें, आप उसको या दादा अबू वाला इफेक्ट कर दें, लाइडोकेन दे दें, ठीक है। राइट। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, तो उसकी वजह से हो सकता है एक्टिविटी कम हो। वही पर्पस जो आप जिसके लिए आप लाइडोकेन देते हैं, लेरेंजियल रिस्पॉन्सेस को ब्लंट करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लाइडोकेन से ना ठीक हो तो आप अगले स्टेप में स्मॉल डोज ऑफ 1 और 2 cc ऑफ प्रोपोफोल, ठीक है। ठीक सर। उससे भी नहीं ठीक हुआ तो उससे अगले स्टेप में आप, अब आपको मसल रिलैक्सेशन, तो आप उसमें स्मॉल डोज ऑफ 25 मिलीग्राम एडल्ट के अंदर आप उसको सक्सामेथोनियम दे दें, ठीक है। उससे भी नहीं होता तो फिर आप प्रोपोफोल की फुल डोज देके आप उसको फुल डोज सक्सामेथोनियम देके आप उसको रीइंट्यूबेट कर देंगे। और यू शुड बी एंटिसिपेटिंग वेरी क्विकली, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा सर? हिपोक्सीमिया, फिर नेगेटिव पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। नहीं नादिर, नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा होगा। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल। क्यों होगा नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा? सर वो जोर लगा रहा है सर बाहर की तरफ नेगेटिव प्रेशर की तरफ से। भाई ये इस बेचारे को जवाब देने दें, ये आपके लिए इट्स टू इजी टू आंसर, ये इसको देने दे आंसर जी। क्यों हो रहा है नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा? अपर एयरवे की सर फ्रैक्शन है, तो जो इंट्राथोरेसिक और लंग में सर जो होती है ना सर, क्या कहते हैं इसे, मतलब जो मूवमेंट होगी सर, उसकी प्रेशर बढ़ेंगे, तो इस वजह से सर वो फिर नेगेटिव प्रेशर। थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में बोले, कौन सा प्रेशर बढ़ रहा होता है अंदर? सर एल्वियुलर प्रेशर बढ़ेगा ना अंदर से। नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, नो एल्वियुलर प्रेशर। और इट इज दैट्स व्हाई लेरिंगोस्पैज्म अकर्स इन यंग एडल्ट पावरफुल मस्कुलर पेशेंट्स, ठीक है। ठीक, इसके अंदर वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दरमियान से आपने उसकी गर्दन दबा दी है, तो वो जो सारा प्रेशर नेगेटिव, बहुत ज्यादा हाई नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा, तो वहां पर मासूम सी बेचारी वो जो कैपिलरीज हैं उनसे खींच लेगा वो पानी, उसके अंदर से वहां से नेगेटिव प्रेशर की वजह से एक्स्ट्राविजेशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगा, तो उससे पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको बायलैटरल क्रेफ्ट्स मिलेंगे, आपको इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कोई एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, इसमें कोई स्टीरॉयड का रोल नहीं है, आपने सिर्फ वेंटिलेट करना है और विद पीप, और आपने अकॉर्डिंग टू ब्लड प्रेशर आपने उसको डायूरेज करना है फ्रूसिमाइड से। दैट्स इट। ठीक सर, ठीक है। अब ये आंसर आपने मैं काफी परेशान हो गया हूँ आपके आंसर से, ये आंसर मैं आपका इससे बहुत बेहतर आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि लेरिंगोस्पैज्म का ये तो बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि जी सर डिस्कस भी हुआ है 2-3 बार, एक्सटुबेट किया, की मैनिपुलेशन हुई स्पेशली, और उस टाइम पे कोई भी इरिटेशन हुई तो पेशेंट लेरिंगोस्पैज्म में चला गया, ठीक है। अब आपको फौरी तौर पे सीपैप दिया, सी और आपको तरतीब पूरी बता दी, ठीक है। जो तरतीब बताएंगे इसमें कॉल फॉर हेल्प, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, इसमें हेड टिल्ट, चेन लेफ्ट भी बताएंगे, और साथ फिर टाइट मास सील टू गिव द पॉजिटिव ब्रेथ्स, एंड then the further steps will go on. Propofol, lidocaine and फिर propofol plus सक्स दे देंगे, फिर नहीं हो रहा तो प्रोपोफोल की फुल डोज विद इंटुबेशन एंड टू अवॉइड द नेगेटिव प्रेशर पल्मी एडिमा, then ventilation would be added with PEEP and diuresis if edema has occurred.
अच्छा, अगर ट्रेकियोमलेशिया हो गया पोस्ट ऑपरेटिवली आप क्या करेंगे? अब आपको सस्पेक्ट भी कर रहे थे आप, आपने लीक टेस्ट किया और जो है वो लीक नहीं हो रहा थायराइड सर्जरी के बाद, तो आप क्या करेंगे राबिया? सर इंटुबेट कर देंगे पेशेंट को। अभी तो आपने एक्सट्यूबेट ही नहीं किया। ट्रेकियोमलेशिया अच्छा अभी एक्सट्यूबेट नहीं किया। तो सर फिर हम वही हम यही करेंगे कि हम ईएनटी डिस्कस करेंगे और ट्रेकियोस्टमी करवा देंगे पेशेंट की। मतलब लाइक ये कि एक्चुअली दिस शुड बी प्लान प्री ऑपरेटिवली, ठीक है जी सर। अगर नहीं होगा तो आप मल्टी डिसिप्लिनरी टीम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वन वे इज दैट यू कैन कीप द पेशेंट इंटुबेटेड और आप उसको विद ग्रेजुअली आप उसको करने की कोशिश करेंगे कि इसको दोबारा हो सकता है कि उसका सेटल हो और वो एक्सट्यूबेशन की जा सके। अगर नहीं है, आपको डाउट है कि नहीं होगा, तो फिर आप उसमें ट्रिकोस्टमी की तरफ चले जाएंगे। और सर अगर ईएनटी टीम सर इसमें फॉर एग्जांपल सर नहीं अवेलेबल तो सर एक्सट्यूबेट नहीं करेंगे ना फिर उसमें भी, जिसमें हम सस्पेक्ट कर रहे हैं ट्रेकियोमलेशिया? सर नहीं करेंगे आप जी। अतीक भाई क्या कह रहे हैं? सर मैं मेरे साथ एक पेशेंट इस तरह हो चुका था, इसको सर मैंने सर इसको पेशेंट को फिर इस तरह जो स्पाज्म डेवलप हुआ था बिकॉज ऑफ दी वो जो सर्जन ने वो ब्लीडिंग शीडिंग हो रही थी इस टाइम पे, क्या सारी जा रही थी, तो सर वो सीवियर लेरिंजोस्पाज्म था सर। मैंने एक्सट्यूबेट नहीं किया, कोशिश की लेकिन नहीं हुआ एक्सट्यूबेट। मैंने तकरीबन इसको 2 दिन वेंट पे रखा, फिर आराम से आउट हो गया पेशेंट। नहीं, अब आप मिक्स कर रहे हैं ना, हम इस वक्त बात कर रहे हैं ट्रेकियोमलेशिया अतीक भाई, आप लेरिंगोस्पाज्म की बात कर रहे हैं। इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। ठीक है सर, ठीक है। हम ट्रेकियोमलेशिया की बात कर रहे हैं कि थायराइड सर्जरी थी, पोस्ट ऑपरेटिवली आप एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, तो अब आपको वाकई में लीक टेस्ट नेगेटिव है, लार्ज थायराइड था, आप यू आर एंटिसिपेटिंग। तो पहले तो ये है कि इसके प्लानिंग पे ही आपने ये कि आपने पहले प्लान करना चाहिए और उसमें आपने पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू का बेड होना चाहिए। इसलिए इस तरह के पेशेंट में हमेशा आपने ये बात प्री ऑपरेटिवली बतानी है। लेकिन अगर पोस्ट ऑपरेटिवली यू आर नॉट एंटिसिपेटिंग और नाउ इट इज हैपनिंग, आपने किया है, तो अब आपको उस टाइम पे क्या करना है, ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ। इसका इतना आंसर में अगर आपको एमसीक्यू में भी आता है ना, तो आप उसमें इंटुबेशन रखेंगे या इंटुबेशन की या ट्रिकियोस्टमी का जवाब होगा। अगर आपने एक्सट्यूबेट कर दिया है और अब ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो आप क्या करेंगे? So वही call for help, ABC and assessment and management, rule out the cause and then manage accordingly. Obstruction की different causes हो सकती हैं। नहीं, यहाँ हम ट्रेकियोमलेशिया की बात कर रहे हैं सिर्फ स्पेसिफिकली। तो फिर हम इंटुबेट कर देंगे और शिफ्ट करेंगे आईसीयू में, एंड आफ्टर आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद विल प्लान फॉर फर्दर मैनेजमेंट आफ्टर डिस्कशन। दरमियान में जब तक आपने इंटुबेट किया है, उससे पहले अगर प्रॉब्लम हो रही है, अब आपका हो सकता है ना क्या नाम है इसका, इसके अंदर कीको की हो सकती है, कीकू कैन नॉट इंटुबेट, कैन नॉट वेंटिलेट। अगर कोलैप्स हो गया क्रिकोथेरेपी करेंगे सर फिर तो। क्रिकोथेरेपी से क्या होगा भाई? ट्रेकियोमलेशिया है सर, इमरजेंसी ट्रैकेओस्टमी करेंगे इसमें। इसके अलावा लेकिन जब तक पेशेंट जो है ना वो डिसाइड कर जाएगा ना सर, सही क्या मतलब बेसिकली देखें, अव्वल तो बात ये है कि इसमें आपने नहीं करना। अगर होगा तो आप लैटरल पोजीशन में करेंगे, तो हो सकता है उसकी कंप्रेशन थोड़ी सी कम हो जाए, ठीक है, लैटरल पोजीशन में। और अगर ईएनटी की टीम अवेलेबल है तो वो रिजिड ब्रोंकोस्कोप डाल के उसको वेंटिलेट करने की कोशिश करें। ट्रैकेओस्टमी में तो टाइम लगेगा ना। ठीक है सर। तो आप रिजिड ब्रोंकोस्कोप के जरिए आप उसको वेंटिलेट करेंगे, ठीक है सर। तो रीइंटुबेट नहीं कर देंगे उतनी देर तक? अगर आप कर देखें, मैं आपको वही कह रहा हूँ, देखें ये वाइवे के पॉइंट ऑफ व्यू से राबिया, आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। आप लैटरल पोजीशन के हैं, ब्रिजिड ब्रोंकोस्कोप के हैं, ट्रैकेओस्टमी के हैं, या आपके दिमाग के अंदर। अगर आपने ये बोल दिया ना, वाइवा आपका पास हो गया, बाद में आप जो मर्जी करती रहें। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, हम में से मैंने तो आज तक अपने 17 साल के कैरियर में कभी भी, अल्लाह ना करे मुझे दिखाए कभी, लेकिन मैंने कभी आज तक ट्रैकेओस्टमी नहीं देखी इस तरीके से। अल्लाह ना करे कि कभी देखनी पड़े, क्योंकि हम सब अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे होते हैं कि हम इस सिचुएशन तक जाते ही नहीं ना, हम पहले ही स्ट्रेटिफाई कर लेते हैं, हम पहले ही सेफ प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं। तो ये हमें अनहोनी के लिए बताया जाता है कि शेर आया, शेर आया, शेर आ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी वक्त शेर आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली तो हम सिर्फ इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम जाहिर बात है एकेडमिक वाइवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो वाइवे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ट्रिक्स पता होने चाहिए। अगर आपका थायराइड कंप्रेस कर रहा है, तो आप रिवर्स सैलिक मैनूवर से उसको लिफ्ट कर देंगे, ये एक ऑप्शन है।
आप उसको लैटरल पोजीशन में कर देंगे, ये एक ऑप्शन है। आप उसको ब्रोंकोस्कोप के जरिए करेंगे, ये एक ऑप्शन है, ठीक है। और जो क्योंकि लार्ज थायराइड में तो आप क्रिकोथायराइडमी वगैरह नहीं कर सकते ना, अगर वो थायराइड सर्जरी नहीं हो रही, थायराइड पेशेंट फॉर सम अदर सर्जरी है, ये इस तरह का भी सिनेरियो आता है ना, ठीक है। तो उस सूरत में तो आप ट्रेकियोस्टमी भी नहीं कर सकते, तो आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। यू आर एक्चुअली, आई हैव नॉट फाउंड दिस आंसर अप टिल नाउ। किसी को आंसर मिले तो ये पूछें, कभी आप लोग जाएं बड़े बड़े लोगों की महफिल में तो ये सवाल पूछें किसी से कि अगर एक लार्ज थायराइड है और ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसमें आप ट्रेकियोस्टमी भी नहीं कर सकते, आपको कोई लैंडमार्क ही नहीं है, ये रेट्रोस्टेनल थायराइड उसका, ऐसे मौके पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कीको हो जाए, तो क्या करना है आपने। इसीलिए तो एग्जाम के अंदर तो ये इस तक आपने पहुंचना ही नहीं है ना, आपने कहना ही नहीं है कि मैंने करना ही नहीं, इनहेलेशन भी नहीं करना, कुछ भी आपने करना ही है वेक फाइबर ऑप्टिक। अगर वो सर निशान, एक बंदे ने ट्राई की थी इब्टाबाद में, इसका इस तरह आया था कि ये नीचे से ना इसको रिट्रोस्टेनल, मतलब नीचे से इसने जाके ट्यूब पास की थी सर। एग्जाम में नहीं बताना थी भाई, भूल जाएं, बिल्कुल भूल जाएं सर। नहीं सर, मैं नहीं बता रहा सर, नहीं बता रहा, के लिए भूल जाएं। आप अपनी याददाश्त, आप इस ऐसे मौके पे थोड़ी सी मिडाज़ोलैम खा लें ताकि आपको एमनीजिया हो जाए, आपको भूल जाए ऐसी बातें। मतलब एक्सक्यूज मी सर, ये कहाँ से ट्यूब डालने की बात कर रहे हैं? छोड़ो यार, छोड़ो, ये हमारे डोमेन से बाहर है ये चीज। वो नीचे से डालने की कोशिश कर रहे हैं। सब मेंटल नहीं भाई, ट्रेकिया है, वो सॉरी लार्ज थायराइड है, रेट्रोस्टेनल है, ये नीचे से आप कहीं देखें रेट्रोग्रेड इंटुबेशन हो सकती है ऐसी सिचुएशन में। आप सिरिंज से आप ट्रेकिया को करें, वहां से आप गाइड वायर ऊपर की तरफ डाल दें, होने को तो हो सकता है, लेकिन ये अपने होशोवास में ना करें और एग्जाम में तो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। नहीं तो वो नासिर जो कहता था अगले इम्तिहान की टिकट 15,000 रेडी रखें अगर ऐसा जवाब देना है तो। सर मेरी ये जो आप ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, ये पोस्ट ऑपरेटिव बात कर रहे थे, अगर ये पहले हो जाए इंडक्शन के वक्त तो भी यही मैनूवर्स करेंगे जी। देखें ये सिनेरियो अगर आपसे इमरजेंसी सर्जरी में आ जाता है, ठीक है, तो इमरजेंसी सर्जरी के अंदर आपने ये लैटरल वाली बात और रिजिड ब्रोंकोस्कोप वाली बात सेम में रखें, ठीक है। इमरजेंसी के अंदर भी आप रिजिड ब्रोंकोस्कोप तो बुलवा सकते हैं ना, कि अगर वो कंप्रेस कर गया है तो आपके पास रिजिड ब्रोंकोस्कोप होगा तो आप उसे वेंटिलेट करके मरीज की जान तो बचा लेंगे ना। और आपने यहाँ तक ही जेन में रखना है। और अगर इलेक्टिव सर्जरी है तो उसके अंदर आपने नहीं करना, आपने वेक फाइबर ऑप्टिक करनी है। जी अस्मा, आप कोई सवाल पूछें, फिर हम फौरन बॉडी करें और खत्म करें जल्दी। आप कोई सवाल सर? ये सवाल नहीं है सर, वो आज एक ऐसे सिनेरियो में दोबारा फंस गई थी सर, बस वो आपसे डिस्कस करना सर 2 मिनट्स। सर एक पेशेंट था आज पोस्ट कीमो और पोस्ट रेडियो का सर MRM प्लान था, उसका लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट CA था और सर उसका थायराइड भी था, लेकिन सर जब हमने प्री ऑप किया था सर उसमें यूथ थायराइड था पेशेंट। सर पेशेंट तकरीबन 70 इयर्स की अम्मा जी थी सर, इंटुबेशन के ऊपर कोई डिफिकल्टी नहीं हुई क्योंकि सामने पड़ा हुआ था एयरवे। सर जब मैं उसे एक्सट्रूबेट करने लगी तो सर जैसे ही मैं उसे स्पॉट पे लेकर आती थी तो पेशेंट सर डीसैट करती थी, और जब मैं उसको डीप करती थी तो पेशेंट सर दोबारा उसके वो वाइटली स्टेबल हो जाती थी। मुझे तकरीबन 1.5 आवर लगा सर उसको एक्सट्रूबेट करने पे। तो सर मुझे डायग्नोसिस पूछना था कि सर उसमें ट्रेकोमलेशिया तो सर हम उसे नहीं कहेंगे ना, क्योंकि सर डेफिनेट एयरवे तो वो मैंने किया हुआ था, क्योंकि मैं एक्सट्रूबेट नहीं कर रही थी, उसमें मैं सिर्फ लीक टेस्ट करती थी, आउट करती थी, पेशेंट डीसेट होती थी, फिर मैं उसे इन्फ्लेट करके फिर दोबारा डीप करती थी। और सर एक जो सेकंड डिफरेंशियल मेरे माइंड में था सर वो ये था कि ये नेगेटिव पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर, जिस तरह ये पल्मोनरी एडीमा सर जो डेवलप हो सकता है। सर आप मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे सर दोनों में से क्या हो सकता था? सर ये रीजन मैंने लासिक्स भी दबाया था फोलिस के साथ, उससे थोड़ी सी इंप्रूव भी हुई, थोड़ा सा फिर आईसो ऑन करके फिर उसे मैं स्लोली एक्सट्रूबेट किया। देखिए अस्मा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया है ना, इट्स अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनका आपके पास आंसर्स नहीं होते, यू ऑलवेज रिमेन इंक्वायरी, ठीक है। उसके अंदर इसीलिए जो हमें सिखाई जाती है ना एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन की अप्रोच, हो सकता है कि इसके अंदर आपने ओपियाइड्स के इफेक्ट से वापस ना आई, हो सकता है इसके अंदर जो आपने उसको जो इनहेलेशन, आमतौर पे इनहेलेशनल एजेंट जो दबा के देते हैं ना, इनहेलेशनल एजेंट इज नॉट वो भी आपने जो है आमतौर पे हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया देने के लिए हमें पढ़ाया भी यही जाता है, बताया भी ये जाता है कि जी पहले आप एनेस्थीसिया का करें, लेकिन एक्चुअली जरा आप जरा इसको थ्योरेटिकली सोचें, जो वो दवाई के जो फैट में जा रही है ना वो निकलने में भी टाइम लेगी और बूढ़े ओल्ड एज के पेशेंट्स में और ज्यादा होगी। खास तौर पे जो सियोफ्लोरेन है वैसे तो बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन सियोफ्लोरेन का रिकवरी आइसोफ्लोरेन से बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा है।
तो इसलिए सिवोफ्लोरेन से इन दैट सिनेरियो आपकी कहने को थ्योरेटिकली तो उसकी जो है वो रिकवरी बेहतर होनी चाहिए ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट के रेफरेंस से, वो आइसोफ्लोरेन से बेहतर है, लेकिन प्रैक्टिकली आइसोफ्लोरेन की रिकवरी ज्यादा बेहतर होती है क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म कम होता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया इज टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, और उसके अंदर हमेशा आप हिट एंड ट्रायल पे चलते हैं। आप उसको, अगर आपको लग रहा है कि ओपियाइड्स का मसला है, प्लस माइनस भी है, अगर उसका जरूरी नहीं होता कि आपका लोग खाली आंखें खोल के देखते हैं, वो जरूरी नहीं होता कि आंखें प्यूपिल से ही आपको पता चले, उसकी रिस्पिरेटरी पैटर्न आपको बता देगा। अगर उसका रिस्पिरेशन शैलो है और तो उसके अंदर आप नेलॉक्सॉन दे के देखें, आपको खुद रिस्पॉन्स मिलेगा, तो आपको पता लग गया कि नेलॉक्सॉन का इशू है। ठीक है, ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। देयर इज नो फिक्स आंसर इसका, एक्चुअली देयर इज नो फिक्स आंसर। ठीक है, तो लेकिन सर ये वाला पॉइंट मेरे माइंड में नहीं था जो आपने ओपियोइड्स किया हो सर। मोस्ट प्रोबेबली कल जाके मैं ओपियोइड्स को देखती हूँ। थैंक यू सर। देखिए ओपियाइड जो होते हैं ना, जो ओपियाइड हमारे मुल्क में यूज किए जाते हैं, वो तो ओपियाइड है ही नहीं, वो तो तबाही है निरी। वो बिल्कुल सर, वो ओपियाइड थोड़ी है। जो वो तो जो दिया जाता है नेल्बोफिन, दैट इज ओपियाइड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, और दैट्स नॉट एट ऑल अ गुड ओपियाइड, लेकिन वो दबा के दिया जाता है। ठीक है, और एक्चुअली सिंगल डोज में वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उसकी रिपीटेड डोज देते हैं, या एक और ध्यान में रखें बात, अब हम डी ट्रैक हो गए, लेकिन ये मुकम्मल कर लेता हूँ बाद में, कि आपको जब खाना भी बनाना हो तो खाने के जायका अच्छा रखने के लिए आपको मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्सचर बना के करना होता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लीमू, थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी डालेंगे ना दही, तो जायका अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो जायका कड़वा हो जाएगा वो। ठीक है, तो एक्चुअली यही चीज़ ये है कि अगर आपने एक चीज़ ज़्यादा दी है तो आप दूसरी चीज़ कम कर दें। मैं आई एम अ लवर ऑफ आईवी एनेस्थीसिया। मैं इनहेलेशनल को मजबूरन लोगों के डर से दे देता हूँ कि कोई आके ये ना कहे कि इसको वो हो रही है अवेयरनेस। आई नेवर यूज, मैं बहुत कम यूज करता हूँ, मैं बाकी चीज़ों से मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं हाँ, और यहाँ पे हालांकि डेस्फ्लोरेन होती है, तो डेस्फ्लोरेन से रिकवरी वैसे बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं बाकी एडजंक्ट्स यूज करता हूँ, और वो सबको मैं एडवाइस करता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को। मतलब लाइक ये प्रैक्टिकल कंडक्ट में आप केटामीन की इन्फ्यूजन दें, आप लाइडोकेन की इन्फ्यूजन दें, आपको जिंदगी पता लगेगी कि जिंदगी कितनी अच्छी है। लेकिन आप एग्जाम में केटामीन नहीं बता सकते। आप प्रैक्टिकली अगर आप किसी को बताएंगे कि मैंने केटामीन की इन्फ्यूजन चलाई है, तो आपकी गर्दन पकड़ लेगा, ये आपने कैसा बड़ा जुर्म कर दिया। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको अंडर हैंड, अब ये बात मेरी सुन के कोई मेरे पे फतवा लगा देगा, लेकिन ये आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेके आपको जिंदगी में चीजों को सीखना पड़ता है। ठीक है, मैंने तो इस तरह सीखा था भाई, साफ बात है। मैं तो आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ ये बात कि मैंने जब ट्रेनिंग की थी, वही 6 मिलीग्राम नेल्बोफिन, 6 मिलीग्राम नेल्बोफिन। मैंने कहा यार ये क्या मजाक है। मैंने एक दिन पूरा दे के ना, मैंने 2 सीसी से लाइन भर के रख दिया। मैंने देखा कि इफेक्ट क्या होता है। मैं देखा मरीज तो ज्यादा कंफर्टेबल है। उसके बाद मैंने हर पेशेंट को 10 मिलीग्राम देना शुरू कर दिया, किसी को बताए बगैर। एंड आई सॉ के फिर क्या हुआ, फिर फंसा एक दिन कि वो मरीज उठने नहीं लगा। तो अब मैं घबरा रहा हूँ, मैं अपने आके मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। मैं आपको फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी की बातें बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक्चुअली होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ सीखता है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आईवी एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं, खास तौर पे ऐसा जिसका एक्टिव मेटाबोलाइट ना हो, जैसे प्रोपोफोल है, अगर आप प्रोपोफोल को कंबाइन करके दें और मैक को कम रखें, आप इनहेलेशनल एजेंट्स को कम यूज करें और आप बाकी से उसको ऑगमेंट करें, तो रिकवरी बहुत अच्छी हो। रिकवरी विल बी मच बेटर देन यूजिंग हाई मैक ऑफ इनहेलेशनल एजेंट। ठीक सर, थैंक यू सर। अच्छा, मेरा ख्याल है मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ, अब फॉरेन बॉडी को हम कल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, किसी का कोई और सवाल है तो बताइए प्लीज। जो आज नए लोग आए हैं उनको वेलकम है। डॉक्टर सौरत ने आज हमें ज्वाइन किया है, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। देखें, ये एयरवे जो है ना, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। फॉरेन बॉडी करना चाहते हैं तो अभी कर लें जल्दी से। फिर सर कर लेते हैं थोड़ा सा ये। जी बताइए, एक फॉरेन बॉडी को किस तरह मैनेज करते हैं? एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसके अंदर आपकी क्या कंसिडरेशंस होगी? सारी बातें तो हम कर चुके हैं एक्चुअली। सर इसमें सर आपने पहले से सही बता रहे, सर आपने बताया हुआ है। सबसे पहले जो बच्चे की कंडीशन देखते हैं कि बच्चा जो है ना, बच्चे की स्टेबल है, अनस्टेबल है, किस कंडीशन में आया हुआ है सर बच्चा। अगर सर वो इमरजेंसी कंडीशन में है और वो चॉक कर रहा है, तो देन वी हैव टू मेंटेन एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन।
अगर वो सर वो स्टेबल है पेशेंट, तो देन वी विल गो फॉर, पहले चेक करते हैं कि सारी हमारे पास चीज़ें तैयार होनी चाहिए, और अलॉन्ग विद दी कंसल्टेशन ऑफ ENT स्पेशलिस्ट हमारे पास मौजूद होगा। तो सर वी विल सी कि फॉरेन बॉडी पड़ी कहाँ पे है, अगर इन्वेस्टिगेशन कराई हुई है, अगर सर वो एपिग्लॉटिस के ऊपर ही पड़ी हुई है, देन वी हैव, तो हम इसको थोड़ा सा इनहेलेशन देते हैं, और वहाँ से उधर सी ट्यूब से ही जो है ना वो आराम से वहाँ से मैगुलर फोर्सेप्स से रिमूव करता होता है। अगर वो वहाँ से वो नहीं करता होता तो उसके पेशेंट उसके हवाले कर देते हैं, और उसके अंदर वो रिजिड माइक्रोस्कोप डालता होता है, उससे जाके ना वो देखता है कि वो कहाँ पे पड़ी हुई है, नीचे पड़ी हुई है, तो वो पहले ट्राई करता होता है, और इससे पहले सर हम पेशेंट को डीप करते होते हैं, और अगर उसको वो कहता है कि मुझे टाइम लगेगा, देन वी हैव टू शिफ्ट इट इनटू, हम इसको मसल रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं इसको डीप डीप के साथ। तो वहाँ से आराम से वो ट्राई करता रहता है, और हम साथ साथ यहाँ पे वो इंसफलेशन करते रहते हैं ऑक्सीजन की, और साथ CO की भी इंसफलेशन करते रहते हैं, और जब तक वो ना हो जाए, डिसेट ना कर जाए। तो डिसेट जो है ना 80 से कम नहीं होना, 88 से कम नहीं होना चाहिए। 88 से जैसे कम होना शुरू हो जाए तो आप दोबारा वो लगाता होता है, वो एक एक शीशे से पड़ा होता है, वो लगाता है, तो दोबारा वो 98 तक कवर करता है, फिर दोबारा वो यानी अपनी ओक्सीजनेशन से उससे करता नहीं, आप मुझे कर एक रहा बात होता है। बताइए, आप क्यों एपनिक करना चाह रहे हैं, क्यों आप उसको डिसैचुरेट करना चाह रहे हैं मरीज को? सर वो एपनिक नहीं करना चाह रहा इसको जो ना वो मैंने बताया ना सर 98 88 तक आराम से कर रहा होता है। नहीं 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 नहीं, ये आपने कहाँ से पढ़ा है? ये आप सही नहीं बता रहे हैं। नहीं, साइड पोर्ट सर, इस पे साइड पोर्ट ऑक्सीजन लगी होती है, उससे हम वहाँ पे IPV कर रहे होते हैं सर, वो नहीं, वो नहीं हो रहा होता, लेकिन एक सेकंड वापस आ जाए, दोबारा से वापस आ जाए प्लीज। ये नहीं बताना अतीक भाई, दोबारा से गौर से सुनिए। आपने पहले आया सस्पेक्टेड इनहेल फॉरेन बॉडी है, यू आर नॉट श्योर अबाउट वेयर इज इट, व्हाट इज इट, ठीक है। आप सबसे पहले यू विल असेस द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। आप देखेंगे कि उसकी कितनी सीवियर है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, उसके साइंस ऑफ कोई फेलियर तो नहीं आ रहे, कोई इम्पेंडिंग फेलियर तो नहीं है कोई, तो आप उसमें कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम है, पेशेंट में रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो देन यू कैन ट्राई फॉर इन्वेस्टिगेशन लाइक एक्सरे। फॉर एग्जांपल, हो सकता है आपको एक्सरे से आपको उसकी लोकेशन का पता चल जाए। बच्चे में जो इरिटेबल होगा बच्चा, उसमें एक्सरे करना भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन बहरहाल आप एक्सरे कर सकते हैं। अगर पेशेंट बच्चा अनस्टेबल है, और तो आप जो आपकी जो इनिशियल अप्रोच होगी उसके अंदर यही होगी कि आपने एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, और आप उसके बाद उसको शिफ्ट करेंगे OR में, ठीक है, विद ऑल द डिफिकल्ट एयरवे gadgets, all airway difficult airway equipment, multidisciplinary team, even thoracic surgeon, ENT surgeon ready for tracheostomy, and then you will go मतलब head up भी ठीक बात है। तो आप उसके अंदर inhalational induction करेंगे with preservation of spontaneous ventilation, because if you try to ventilate you may dislodge the foreign body further, or you may cause partial obstruction to complete obstruction। सर इसमें हम एक चीज ऐड करेंगे कि सॉरी सर, इसमें कि एक तो कंसर्न ऑफ शेयर्ड एयरवे एंड कंसर्न क्लोज कोऑपरेशन विद द ENT सर्जन इज मैंडेटरी। हाँ जी, तो ये आपने ये जो आप बता रहे हैं ना, ये आप खुदा के लिए ये नहीं बोलेंगे आपके उसको डिसैचुरेशन होने देंगे, नो नॉट एट ऑल। आप उसमें ये कहेंगे कि पेशेंट को आपने स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन पे रखना है। आप एंटीसेलोगॉग का जिक्र कर सकते हैं, आप साइड पोर्ट के साथ उसको अटैच करके आप उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे ताकि वो डिसैचुरेट ना करे, ठीक है। और आप प्रेफरेबली आप इसमें 100% ऑक्सीजन रखेंगे, क्योंकि वो फिर भी डाइल्यूट हो रही होगी, और वो जो है क्या नाम है उसका, स्टिल डिस्पाइट ऑल थिंग, और यू नेवर नो व्हाट इज वेटिंग फॉर यू, वो कंप्लीट उसको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन सर ब्रोंकोस्कोपी के लिए सर हम इसको डेक्सा वगैरह भी देंगे सर। हाँ, वो डेक्सा वगैरह तो वो देंगे। ज्यादा देखिए इंपॉर्टेंट चीज आपकी टेक्निक इंपॉर्टेंट है। आप इतनी लंबी कहानी क्यों सुनाना चाह रहे हैं? आप सिंपल एज दैट कि आपने साइन ऑफ इम्पेंडिंग फेलियर, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, बस बात खत्म। आपने नहीं उसको मसल रिलैक्सेंट देना, आपने मसल रिलैक्सेंट भी दे दिया था, आपने उसको एपनिया भी करवा दिया था,
आपने उसको डिसैचुरेट भी करवा दिया था। सर ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है सर, अगर आप मसल रिलैक्सेंट ना दे, वो देर तक लगा रहे तो सर छोड़ दें आप वो हो जाता है। आप छोड़ दें, आपने ये बात खुद से नहीं कहनी। आप इनहेलेशनल एजेंट जो होते हैं इटसेल्फ इज ब्रोंकोडायलेटर। आप इनहेलेशनल एजेंट दे रहे हैं ना, सर जिस जो कहना चाह रहे हैं ना कि जब हम फॉरेन बॉडी निकालने के बाद आप जो मर्जी करें, निकालने के बाद आप सर अगर मैनिपुलेशन करनी पड़ रही है और थोड़ा सा मुश्किल निकल रहा है तो थोड़ा सा बोलस दे सकते हैं प्रोपोफोल का, मसल रिलैक्सेंट नहीं दें लेकिन प्रोपोफोल थोड़ा सा देके उसको। इसके अंदर मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आपने एयरवे के रिफ्लेक्स को ब्लंट करना है ना, तो आप एयरवे के रिफ्लेक्स ब्लंट करने के आपके पास और क्या तरीके हैं? एक तो ये कि आप इरिटेंट इनहेलेशनल एजेंट यूज नहीं करेंगे, आप आइसोफ्लोरेन यूज नहीं करेंगे, आप डेस्फ्लोरेन नहीं यूज करेंगे, आप सीओफ्लोरेन या हेलोथेन अगर है तो वो आप यूज करेंगे। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि आप लाइडोकेन क्यों नहीं दे रहे? आप लाइडोकेन देंगे ताकि एयरवे रिफ्लेक्सेस ब्लंट हो, ठीक है। और इसके अंदर कोई फिक्स रूल नहीं है, रिस्क वर्सेस बेनिफिट। मसल रिलैक्सेंट देना पर्पस नहीं है हमारा। मसल रिलैक्सेंट देंगे तो हमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप उसमें, अच्छा आप लोग सब भूल गए, डेक्समेडिटोमेडीन क्यों नहीं देना चाहते आप? जी सर दे सकते हैं। डेक्समेडिटोमेडीन से आपको जो है वो आपका लेवल ऑफ एनेस्थीसिया भी मेंटेन होगा, ठीक है, और आपका जो है वो ये रेस्पिरेशन भी हैम्पर नहीं होगी, ठीक है। तो आप साइड पोर्ट के साथ उसकी वेंटिलेशन कहें कि भाई साइड पोर्ट से वो पेशेंट को स्पॉन्टेनियस पे वेंटिलेट करेगा, और अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो यू विल रिक्वेस्ट ईएनटी सर्जन टू पुश इट फर्दर सो दैट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज रिलीव्ड। और उसके बाद जो है वो जब अब रिमूव हो गया है तो रिमूव के बाद वो अक्सर औकात वो ब्रोंकोस्कोप्स के जरिए वो क्या नाम है उसका, उसको इवैल्यूएट करते हैं फर्दर की इंजरी तो नहीं हुई है। जब उन्होंने रिमूव कर लिया है उसके बाद आप टिल द टाइम यू अवेकन द पेशेंट, उस टाइम तक आप रिलैक्सेंट भी दे सकते हैं और आप उसको भी दे सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू गिव। लेकिन उससे पहले ये बेसिक, मैं तो आपको बहुत आसान करके बता रहा हूँ कि बेसिक थ्योरी याद रखें, कीप द पेशेंट स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग। मैं तो इतनी बात मुझे याद है और इतनी ही बात मेरे ख्याल है आपको वाइवे में पास करवा देगी, ठीक है। और एमसीक्यू के जरिए क्वेश्चन। आरिफ भाई आपके पीछे बैकग्राउंड में बहुत शोर है, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा इसको नॉइज को कम करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा सर ये जो स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन में रिस्क ऑफ पेशेंट मूवमेंट और पेशेंट कफिंग और निस्फोजम का वो चांस नहीं होता? इस वक्त आपकी प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी इसके पेशेंट जो है ना आराम से इसके फॉरेन बॉडी निकले। और तो आपको मैंने डेक्समेडिटोमेडीन से मरीज कोइटर काम हो जाएगा। इनहेलेशनल एजेंट का अगर आपने 2 मैक पे जा रहा है, अगर आपने उसको हाई मैक पे दे रहे हैं तो वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। बेसिक पर्पस आप याद रखें ज़हन में, बेसिक पर्पस ज़हन में रखें। अच्छा एक मैं डॉक्टर सौरत, आपको आवाज़ आ रही है? तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज की जो हम लोगों ने डिस्कशन की है इससे रिलेटेड आपको एग्जाम के कोई एमसीक्यूज याद है तो प्लीज़ बताएं, या किसी को भी इन टॉपिक से रिलेटेड कोई एमसीक्यू से रिलेटेड कोई क्वेरी है कि किसी को कोई एमसीक्यू आया और वो ना पिक कर पा रहा हो या नहीं के पिक कर रहा हो तो प्लीज बताइए। सर एक क्वेश्चन था कि एक बच्चा आया 1 हफ्ते के बाद आया है, उसका हाइपरइंफ्लेटेड लंग है, एक बच्चा है इसको फीवर है, 1 हफ्ते से इसको फीवर है, कफ है, इस तरह का एक एमसीक्यू आया था कि इसमें आप क्या सस्पेक्ट करेंगे? ठीक है, ये हाइपरइंफ्लेटेड लंग था। आपकी आवाज में थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोले प्लीज। सर एक क्वेश्चन था कि इसमें एक बच्चा है, 1 हफ्ते से इसको फीवर हो रहा है, 1 हफ्ते से इसको फीवर हो रहा था और उसको वीजी है और हाइपरइंफ्लेटेड लंग भी है एक्सरे में, तो उसकी डायग्नोज बतानी। इस तरह का एक एमसीक्यू मुझे क्लियर याद नहीं है, लेकिन इस तरह देखिए अगर हाइपरइंफ्लेटेड लंग होगा तो क्या हो सकता है आपके ख्याल से? सर वो फॉरेन बॉडी होगी, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। यस ठीक है, तो वो फॉरेन बॉडी का हो सकता है। उसमें ऑप्शंस में क्या कुछ था? ऐसा फॉरेन बॉडी था उसमें। हाँ तो बस फॉरेन बॉडी होगा मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन वो ज़हन में रखें कि अभी जो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसमें आपने देखे हमने सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है तकरीबन। हमने इसके अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एक ही सिर्फ चीज़ रह गई है, अब वो भी कोई बता दे तो फिर हम खत्म ही कर लेंगे टॉपिक, कि पोस्ट ऑपरेटिव जो नर्व इंजरीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है। लाइक अगर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व
यूनिलैटरल अगर डैमेज हुई है या यूनिलैटरल उसकी इन्वॉल्वमेंट हुई है तो क्या पिक्चर होगी? तो इमीडिएट हॉर्सनेस होगी। और अगर बायलैटरल हो गई है ऑब्स्ट्रक्शन। जी आप बताइए। जी एफोनिया एफोनिया स्ट्राइडर होगी और सर एफोनिया होगा। देखें मैं अब आप क्वेश्चन को समझें, एक्यूटली क्या होगा? सर एक्यूट स्ट्राइडर होगा। एक्यूट नहीं, यूनिलैटरल में स्ट्राइडर होगा। बायलैटरल में क्या होगा? सर एफोनिया सर। देखें बायलैटरल के अंदर अब कौन सा मसल रह गया है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ने दोनों साइड के सारे मसल्स को कर दिया सिवाय टेंसर को रह गया, तो वो टेंस करके ऑब्स्ट्रक्शन कर देंगे। तो बायलैटरल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इंजरी में इमीडिएटली क्या इफेक्ट होगा? ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक है, यूनिलैटरल के अंदर स्ट्राइडर होगा, बायलैटरल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अच्छा अब अगर सुपीरियर लेरेंजियल नर्व यूनिलैटरल है जी, उसमें क्या होगा? हॉर्सनेस होगी। उसमें हॉर्सनेस क्या वो क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट होगी या उसमें हॉर्सनेस होगी? ठीक है, क्योंकि हाँ क्योंकि उसमें क्या होता है, ये कौन सी नर्व उड़ रही है इसके अंदर? सुपीरियर लेरेंजियल नर्व रेडिकल लेरेंजियल होती है ना। तो नहीं एक सेकंड, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व इंजरी हुई है तो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व में कौन सी नर्व वहां जा रही है लेरिंक्स में? सब इंटरनल एक्सटर्नल पूछ रहे हैं क्या? आप बताइए, तो आपने बताना ही, मैंने तो आपसे सवाल पूछे। जी सर। इंटरनल देखें इसके अंदर अब आप गौर से सोचिए कि इंटरनल तो जो होती है वो सेंसरी होती है ना, तो ये एक्सटर्नल एक्चुअली तो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व इन्वॉल्वमेंट होगी ना, तो क्रिकोथायराइड मसल की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो यूजुअली जो है वो कंपनसेट कर लेता है। ठीक है, सही। और अगर वही जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व क्रॉनिक है उसमें क्या होगा? जी जमील। जी मैं थोड़ा सा तरतीब से बताऊं, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी चीजें, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। यहाँ तो आप शॉर्टकट जा सकती हैं। नहीं आप अब आप कल क्लियर कर दें कॉन्सेप्ट। मिनिमल जोर लगा के जोर लगा के सर वो जो है ना पूछना पड़ता है सर आपसे ना। सर देखिए जो लेरेंजियल नर्व सप्लाई है ना, ठीक है, ये वेगस है, वेगस से आगे फिर जो है इसके 3 पार्ट हैं। अपर जो वोकल कॉर्ड की जो अपर सप्लाई है उसमें एक्सटर्नल जो लेरेंजियल है वो मोटर है, ठीक है, वो पोस्टीरियर क्रिकॉइड मसल को देती है। उसका काम है कि जो वोकल कॉर्ड है ना उसको खींच के रखना, टेंस करना, उससे आवाज। क्रिकोथायराइड जी क्रिकोथायराइड सर नहीं है जी, पोस्टीरियर क्रिकोथायराइड आपने बोला था, क्रिकोथायराइड मसल है। क्रिकोथायराइड मसल हाँ जी है, और एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है। हाँ जी, अच्छा मैंने और बोल दिया। और जो इंटरनल है ये लेरेंजियल नर्व है वो अबव द वोकल कॉर्ड सेंसरी जो है ना वो है। अब आपसे सवाल क्या पूछा है जमील? आपसे सवाल क्या पूछा है मैंने कि रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की अगर इंजरी हुई है, एक्यूटली हमने बात कर, वही मैं सर मैं बता रहा हूँ, वही मैं क्या बता रहा हूँ कि जो बाकी जो दूसरा पार्ट है बिलो द वोकल कॉर्ड वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो होती है बाइलेटरल। ठीक है सर, और उसके मैं बता भी दूंगा कि जो लेफ्ट साइडेड होती है वो जो रिकरेंट हो रही है वो आउटा से उसके आर्क से वापस जाती है, इस वजह से उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, डबल चांसेस होते हैं उसकी इंजरी होने के। सही। जो भी हेड नेक की जो है ना सर्जरी। लेकिन इसके अंदर मैं ऐड कर दूं बात, ये बात मैं भी बताना भूल गया था, मैं यहीं पे इसी बात के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ कि जो लेफ्ट साइड की रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है उसका कोर्स लंबा होता है, लेकिन दैट इज डीप, दैट इज रिलेटिवली डीप। जो राइट साइड की रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है वो उसका इंट्रा जो ऊपर चली जाती है, वो रिलेटिवली सुपरफिशियल होती है, इसलिए उसकी इंजरी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, जो आप बता रहे हो वो उस रेफरेंस से अगर रिट्रोस्टर्नल है तो रिट्रोस्टर्नल के अंदर लेफ्ट साइड के होने के ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, और अगर वैसे क्योंकि रिकरेंट लेरेंजियल नर्व राइट साइड में, सर लिटरेचर में लेफ्ट साइडेड का ज्यादा लिखा हुआ डबल, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ सर्जरीज है ना वो ज्यादा होती हैं। ठीक है, उसमें आउटिक है सर्जरी, कार्डिक सर्जरी जितनी है, मेडिएस्ट्रियम सर्जरी है,
नेक की जितनी सर्जरी है, ठीक है, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो ज्यादा अच्छा होती चलिए, है। ओके, कम टू द क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है एमसीक्यू में जो आता है, वो उस सवाल का जवाब दें पहले। वो ये सर जो हम वोकल कॉर्ड की पोजीशन है ना, वो उसके 3 काम है, ठीक है। फोनेशन है, और उसकी इंस्पिरेशन पे क्या पोजीशन होगी, और एक्सपिरेशन पे उसकी क्या पोजीशन होती है। फोनेशन पे दोनों वोकल कॉर्ड जो होते हैं ना वो क्लोज होते हैं कम्प्लीटली, फिर फोनेशन होती है। और जो इंस्पिरेशन है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये इनकी अबडक्शन होती है, ठीक है सर, बाहर की तरफ जाते हैं। और जी बाहर की तरफ खींचे तो ओपन होते हैं, और एक्सपिरेशन में जो है ना इनकी एडक्शन होता है ADD के साथ, ठीक है सर। अब ये ऐसे है कि इनकी इंजरी जो है ना वो है, एक तो यूनिलेटरल और एक है इनकम्प्लीट और कंप्लीट। यूनिलेटरल जो सर होगी तो उसमें अगर मोस्टली जो हमारे लिए कंसर्न है ज़्यादा रिकनल जो है, तो उस लेरिंजियल नर्व है उसकी अगर यूनिलेटरल होती है तो उस साइड के जो वोकल कॉर्ड जो फोनेशन होगी ना सर, वो उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है सर। और कह सकते हैं फोनेशन ठीक रहेगी। इंस्पिरेशन में जो हेल्थी जो ठीक होगा, जिस पर इंजरी नहीं है, वो तो ठीक है, वो अबडक्ट हो जाएगा। और जो जहाँ साइज इंजरी हुई है वो अबडक्ट नहीं होगा, इस वजह से पार्शली जो है ना वो ओपनिंग होगी उसकी। उससे जो है ना कह सकते हैं कि जो हाँ जो अडक्शन है ना वो ठीक रहेगी। ये पहले इनकी पोजीशन देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरे में ये है कि अगर बाइलेटरल हुई है और इनकम्प्लीट हुई है, इनमें फिर जो इनका फंक्शन है सर, जो अबडक्शन है वो मोर सेंसिटिव है, ठीक है। वो जल्दी जो है ना कह सकते हैं उसके क्लिनिकल सिम्टम्स आ जाती हैं। जो एडक्शन है उसको इतना असर नहीं पड़ता, ठीक है सर। अगर बाइलेटरल हुई है तो उसमें जो वोकल कॉर्ड की पोजीशन है जो है ना वो फोनेशन पे साइड पे दोनों हो जाएंगे, ठीक है। और इंस्पिरेशन पे जो है ना वो कम्प्लीटली दोनों बाइलेटरल जो नहीं खुल सकेंगे, तो इसमें पेशेंट जो है ना वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में हो सकता है, कफ करेगा, ठीक है। और एक्सपिरेशन पे जो है ना वो अबडक्शन होता है, वो भी पार्शली जो होता है ना क्रॉनिक वो में क्या होगा? उसको पसंद होता जी। यही जो कंप्लीट बायलैटरल है, इसमें क्रॉनिक में क्या होगा? अब यही इनका इंजरी क्रॉनिक क्रॉनिक होगी। में जो हाँ बाइलेटरल जो क्रॉनिक है उसमें दोनों फंक्शन जाएंगे, अबडक्शन भी और एडक्शन भी, ठीक है सर। फोनेशन में ये हॉर्सनेस होगी, और ये दोनों जो आता है कि एडक्शन भी इनकी नहीं होगी और अबडक्शन भी कंप्लीट नहीं होगी। और कह सकते हैं कि उसमें पेशेंट को जो है ना वो कफ होगी और डिसइंहिबिशन ये पौड़ी का जी सर। जी ठीक है। और जो एक्सटर्नल है लेरिंजियल, वो मैंने बता दिया कि उसमें पेशेंट जो है ना वो उसकी हॉर्सनेस होगी। अगर यूनिलेटरल है तो वो टाइम के साथ कंपनसेट हो जाती है, दूसरी साइड पे जो मसल है, ठीक है, उसकी वजह से वो कंपनसेट हो जाती है, उसकी हॉर्सनेस नहीं होगी, रिकवर हो जाएगी। अगर कंप्लीट उसकी इंजरी हुई है, ठीक है, दोनों साइड पे एक्सटर्नल जो लेरिंजियल नर्व है, तो उसमें जो है ना वो क्योंकि वो टेंस करती है तो उसमें वो वो हैंग हो जाएंगे, जस्ट लाइक जिसे कहते हैं ना कैटावेरिक, या जब हम मसल रिलैक्सेंट देते हैं तो वो मिड पॉइंट पे रहेंगे, और उसमें ये कि वो हैंगिंग पोजीशन में होंगे, टेंस ये नहीं आप होंगे। बता रहे हो क्रॉनिक में? बाइलेटरल सर एक्सटर्नल रेंजियल नर्व इंजरी में। बायलैटरल एक्सटर्नल लेरिंजियल, ठीक है ठीक है। राबिया, इसमें कुछ आप ऐड करना चाहती हो या इसको सिंपलीफाई करना चाहती हो? सर अगर ये सर मैं ठीक आपको पिक्चर एक भेजता हूँ सर, उसमें शायद आपको जो है ना। हाँ जी बताओ राबिया। सर ठीक बता दिया उन्होंने, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ठीक है अतीक भाई। सर जमील से ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कोई नहीं करता, नहीं माशाल्लाह, नहीं वेरी गुड कॉन्सेप्ट। ये मैं दूसरी देखें, बात जी, लेकिन एक मुझे चीज हाँ बताएं बताएं। वो जो आप क्रॉनिक का पूछ रहे थे ना, वो ये बताना मेरा ख्याल है वो ये था कि वो मिड वे में आ जाते हैं, वो जो कैडावेरिक पोजीशन होती है उसमें होते हैं, जिसमें एस्पिरेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। वही मेरे भी दिमाग में यही था कि बाय इसकी रेकरेंट लेरेंजियल नर्व की से कैडावेरिक पोजीशन में आते हैं। ये जी जी एक्सटर्नल कह रहा है, ये एक्सटर्नल कह रहा है, सर रिकरेंट ही मुझे याद है। क्योंकि वो एक्सटर्नल में उसमें वो कुछ ना कुछ कंपनसेशन होती है क्रॉनिक में, और वो थोड़ा सा उसको, क्योंकि वैसे तो टेंसर उसका जो एब्डक्टर फंक्शन अभी जैसे इसने बताया ना
कि एब्डक्टर मैंने आपको पिक्चर भेजी है, पिक्चर शेयर कीजिए, फिर आपको वो थोड़ी सी उसमें आसानी हो जाएगी, चीज़ें बताई हुई तीनों के लिहाज से। आपने कहाँ शेयर की है? व्हाट्सएप पे सर आपको। चलो मैं फिर वो मैं शेयर कर दूंगा वो, लेकिन ये कंफर्म कर लो कि ये एक्सटर्नल होती है या रिकरेंट में होता है कैडावेरिक? कैडावेरिक बाइलेटरल एक्सटर्नल रेंजियल नर्व जो ना उसमें सर होती है कैडावेरिक पोजीशन कह सकते हैं, या आफ्टर उसमें लिखा हुआ है कि मसल रिलैक्सेंट देने के बाद, सक्सेमथोनियम देने के बाद वो मिड पोजीशन उनकी होती है, और सर आप काइंडली इसको कर दें शेयर, हम देख लेते हैं। चलें ठीक है। चले भाई, मेरे ख्याल आज अब ओवरलोडिंग हो गई है मेरी खुद भी, मैं थक गया हूँ, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कंपनी का। सर थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अतीक भाई आपने टू द पॉइंट बात करनी है, रोजाना आपकी बेहतर से बेहतर होना चाहिए, ठीक है? नादिर आपने अच्छा आंसर नहीं दिया, मैं आपके आंसर से बहुत परेशान हुआ, ठीक है? जी सर ट्राई ये जो आप करते हैं ना प्रैक्टिकली, ये नहीं बताना कि आप देखो ये कोई नहीं कि परमिसिव हाइपॉक्सिया की कहीं किसी जगह कोई कंसेप्ट नहीं है, ये हम कंप्रोमाइज करते हैं प्रैक्टिकली तौर पे, हम करते हैं कि सर्जन को फैसिलिटेट करने के लिए ये थोड़ी सी जगह सैचुरेशन डाउन भी होती है, तो एक हद तक हम सब्र करते रहते हैं जब तक कि वो 80 से लेकिन आप एग्जाम में नहीं बता सकते अतीक भाई। हाँ, मगर ये एग्जाम में आपने बिल्कुल नहीं बताना, क्योंकि ये अनएक्सेप्टेबल है, आप पेशेंट को हाइपॉक्सिया करा रही है। बिल्कुल सही है सर, सही, जज़ाकल्लाह। एग्जाम में आपने बेसिक बातों से साइड पे नहीं हटना, उसने आपने वहां पे आपने करके थोड़ी दिखाना है यार। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब भी लेजर सर्जरी करवाता हूँ, क्योंकि मैंने अपने 17 साल के कैरियर में कभी एयर बाय फायर नहीं देखी। यहाँ पे एक सर्जन है, अल्लाह के फजल से उसने 2 दफा कर दिए मेरे सामने। अब मैं उससे इतना डर गया हूँ कि मैं अब ये करता हूँ कि मैं कहता हूँ भाई जब तुम करने लगो ना, मैं उससे पहले जो है ना, मैं मरीज को वेंटिलेट करके मैं उसको थोड़ी देर के लिए मैं सर्किट ही डिस्कनेक्ट कर देता हूँ कि करो तुम। वो जब तक भी सैचुरेशन उसकी 90 से नीचे जाती है तो फिर मैं दोबारा उसको कनेक्ट कर देता हूँ, लेकिन मैं एग्जाम में नहीं बता सकता, ठीक है? तो प्रैक्टिकल कंडक्ट इज टोटली डिफरेंट, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है टोटली डिफरेंट। आपने इस टाइम पे अपने लिए पुरानी बातें, प्रैक्टिकल चीज़ें, वो चीज़ें कि जो ज़्यादा डिटेल्ड हैं उनसे बचें, क्योंकि वो आप एग्जाम के अंदर वो अपनी आदत से मजबूर होकर बोलेंगे और आप फंसेंगे खुदा न खास्ते। तो इसलिए आपका, मैं नहीं चाहता कि आप कोई एक भी फालतू जवाब बोले। आपने टू द पॉइंट वो चीज़ को जो आपने वाइवा में देनी, क्योंकि देखें मैं आप लोगों को एंड पे इंशाल्लाह अलग से भी हम सेपरेटली करेंगे, लेकिन इस वक्त गैदरिंग का मकसद आप सब लोगों को ये है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, और उसके अंदर से आपने जो बोलना है आपका आंसर वही होना चाहिए, आपने लंबी बातें करनी ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपसे ये जो सवाल पूछेंगे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में, जो आज हम लोगों ने डिस्कशन की उसकी समरी मैं जल्दी से कर रहा हूँ कि हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के यूजुअली क्या कॉजेज हैं। उसके अंदर हम लोगों ने अराउंड एंड अराउंड लेरिंगोस्पैज्म भी देख लिया है, पोस्ट थायराइड भी हमने देख लिया है, जो उसकी इन्फेक्टेड कॉजेज हैं वो भी देख लिए हैं, जो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज हैं वो भी देख लिए हैं, फॉरेन बॉडी भी देख लिया, एडल्ट में भी देख लिया, बच्चों में भी देख लिया, ठीक है? तो ये एक्चुअली ये बहुत सारे टॉपिक्स का कम्बिनेशन है जो हम लोगों ने किया। इसके अंदर वो आगे जो डिटेल है वो हम पहले कर चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के रेफरेंस से, कि वो फ्लो वॉल्यूम लूप्स में क्या होता है, तो वो बेसिकली वही सारी चीजें हैं, ठीक है? जो टेक होम मैसेज है, इस तरह की कोई कंडीशन जहाँ पे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है वहां पर आपने मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है ना, आपने मसल रिलैक्सेंट नहीं देना, आपने स्पॉन्टेनियस पे रखना है, ठीक है? ओके जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।